जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है पॉलीमर। अब सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उस शब्द का एटलीस्ट मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पॉली होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स मतलब होता है यूनिट। इसका साफ साफ जो मीनिंग हमें दिख रहा है वो ये है कि पॉली मतलब मैनी और यूनिट मतलब होता है, मर्स मतलब होता है यूनिट। तो अब इसका जो सबसे पहला पॉइंट ही मैंने ये लिखा है, द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल। तो पॉलीमर क्या होती है ना, कोई भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो एक लार्ज स्केल पे रिपीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर डराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसका आर यहाँ और ये नीचे का ये हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पर ये क्या है कि द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है ये है क्या, ये कुछ सिंपल से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इनको हम मोनोमर्स कहते हैं। एंड आर लिंक टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिली हुई है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी पे बेस्ड अपने नोट्स बनाए हैं, मतलब कि इसमें इन नोट्स में से मैंने जो भी फालतू की बातें हैं ना वो निकाल दी हैं। तो ये कंसंट्रेटेड सिर्फ एनसीईआरटी के जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो हैं। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो मोनोमर्स होते हैं, जो पॉलीमर जब बनता है तो उसके मोनोमर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। तो इसके ऑप्शंस आ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और एक और बॉन्ड आपको दे देगा। तो आपको ये याद रखना है कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की पॉलीमर्स को उसके रिस्पेक्टिव मोनोमर से, इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये क्या है, इथीन है ये, ठीक है। जब आपने इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो ये क्या है, मैथ इथ, तो ये क्या हो गया, इथीन, और इसके हमने एन मॉलिक्यूल्स ले लिए। जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो ये पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन मॉलीमर्स, यानी कि इसका क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया। तो ये पॉलीथीन जो हम जनरली हम घर पे यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन का जो पॉलीमर है वो ऐसे बना है। उसके बाद अब जो ये है हेक्सा मिथाइलीन डाईअमाइन जैसे आप देख सकते हो, और ये हेक्सा मिथाइल डाईअमाइन होता है। और जब हम इसको एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है, इसके साथ जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, इसके भी मैंने एन मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसके भी एन लिए हैं, तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये नाइलॉन 6,6 बनाता है। तो इन जो रिएक्शंस है ना, इन रिएक्शन को बहुत ध्यान से देख लो कि हेक्सामिथाइलीन डाइअमाइन का फॉर्मूला क्या होता है और एडिपिक एसिड का क्या होता है, बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया ना, इस यहाँ पर से मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर से हमने क्या किया, देखो ये NH ये है, CH2 6 ये है, NH ये है, यहाँ पे से मैंने एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल दिया है। जब मैंने एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल दिया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर ये है, और यहाँ से भी मैंने ये निकाल दिया है H2O, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नाइलॉन 6,6। तो इसको H2O बनाने के लिए एक H यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला, अगर आप देखोगे इसमें से तो यहाँ पे सिर्फ एक H है। तो इस तरीके से ये हेक्सामिथाइलीन डाईअमाइन और एडिपिक एसिड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो बन रहा है नाइलॉन 6,6। तो इसका ये बहुत इजी है, अगर आपको ये और ये याद है तो इसमें से हमें 2 H2O निकाल देना है, एक यहाँ से और एक यहाँ पे से, इसमें से H2O निकालना है और इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये नाइलॉन 6,6 का फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, बस समझना है। तो अब हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है वो 3 है इसके। सबसे पहला है नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक, और जो लास्ट वाला है वो है सिंथेटिक। तो सबसे पहले जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ पॉलीमर्स की, तो सबसे पहले इसमें जो नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर वो हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स में नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च और सम रेजिन्स एक्सेट्रा। रेजिन्स ये होते हैं जो प्लांट का ग्लू होता है, उसको हम रेजिन्स कहते हैं।
उसके बाद जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होता है, वो आधा तो वो नेचुरल होता है और आधा क्या होता है, मैन मेड होता है। तो इन दोनों की कंपोजिशन से जो बनता है वो होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये क्या है, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स एज सेल्यूलोज एसीटेट, रायोन एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेमी सिंथेटिक मतलब यही होता है कि आधा नेचुरल है आधा वो है, जैसे ये एक फाइबर है रेयॉन, ये हो गया। अब सेल्यूलोज क्या हो गया, ये क्या है, प्लांट से हमें ऑब्टेन्ड होता है, और नाइट्रेट हमने लेबोरेटरी में बनाया, तो सेलुलोज नाइट्रेट जो है और सेलुलोज एसीटेट जो है, ये सेलुलोज के जो डेरिवेटिव्स बनाए हमने लैब में। अब क्योंकि सेलुलोज तो नेचुरल है ना, तो इसमें ये एसीटेट नाइट्रेट ये सब जोड़ के जो जो चीज़ें बनाई है, ये है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसमें जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो दो हैं, एक है सिंथेटिक फाइबर्स नाइलॉन 66 और सिंथेटिक ब्यूना एस। अब जैसे नाइलॉन 66 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किससे बना होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से, और जब हम एडिपिक एसिड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो बनाता है नाइलॉन 66, ठीक है। और ये जो सिंथेटिक ब्यूना एस है जिसको हम आगे देखेंगे, तो ये सब क्या है, सिंथेटिक है। अब इनमें से ना ये हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन नेचुरल है और ना ही एडिपिक एसिड, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक। इन दोनों को जब मिला के जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो नाइलॉन 66 बन रहा है, तो ये क्या है, प्योरली एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। अब जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना, इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि वो जैसे नेचुरल सिंथेटिक ये वो, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दिए पॉलीमर के। किसी ने मतलब उसकी ब्रांचेस के आधार पे कि सिंगल लाइन है या कॉम्प्लेक्स है, इस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन दे दिया। किसी ने कि वो किस रिएक्शन से बन रहे हैं ये दे दिया। किसी ने मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे दे दिया। किसी ने उसके मतलब, अब जैसे कि सबसे पहला हमने यही पढ़ा था कि वो उसकी अकरेंस के बेस पे कि वो नेचुरल है, मैन मेड है, सिंथेटिक है। तो इस चैप्टर में ना बेसिकली आधा चैप्टर तो ये यही है कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन वो हमने देख लिया था। अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। अब पॉलीमर्स को स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्लासिफाई किया है, तो वो क्या है, सबसे पहले है इसमें लीनियर पॉलीमर। अब जो लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ना, दीज पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब कि ये इस तरीके से होंगे ये वाले पॉलीमर्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेंगे। क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ये पूछ देंगे कि जैसे अभी आगे आएगा, जैसे रबर है, वो कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वो कौन से वाले कैसा पॉलीमर है, तो उसके एग्जांपल आएंगे लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। तो उसका आंसर होगा ब्रांच पॉलीमर। रबर क्या है, ब्रांच पॉलीमर है। तो इस तरीके से पॉलीथाइलिन आ जाएगा कि वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वो किस पे पड़ता है, तो वो है लीनियर पॉलीमर। ऐसे ही नाइलॉन 66 अगर आ गया, वो कौन सा वाला है, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल। और उसके बाद ये है, तो ये हो गया सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर हो गया। अब इसके बाद एक जो पॉलीमर है वो है ब्रांच्ड पॉलीमर, और उसके बाद जो है वो है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो इस वाले क्लासिफिकेशन में भी तीन में डिवाइडेड है। इससे पहले वाले में भी तीन था, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल। अब हम ब्रांच चेन पॉलीमर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एग्जांपल रबर। तो इसका सबसे पहले जो हमारा सॉलिड स्टेट मतलब एक स्टेट्स ऑफ मैटर करके जो चैप्टर होता है, उसमें हम ये देखते हैं ना कि जैसे सॉलिड होता है तो वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, मतलब कि वो ज़्यादा मूव नहीं करता। लिक्विड होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो वो कैसे नेचर का होता है, वो फ्लूइडी नेचर का होता है। तो सेम एज जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे उसमें ब्रांचेस आ गई। अब इससे पहले जब हमने लीनियर पॉलीमर पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उसका एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एग्जाम्पल रबर। तो ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे पास ब्रांच के बाद आ गया क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तो ये क्या होते हैं, दे आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। अब ये जो होते हैं ना,
जैसे सबसे पहले हमने लीनियर में पढ़ा था ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड था वो था ब्रांच चेन, उसमें इस तरीके की ब्रांच चेन थी। अब ये जो क्रॉस चेन है इसमें क्या है ना, जो बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स हैं, इस तरीके से ये जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर। अब जो ये लीनियर पॉलीमर थे वो बहुत सारे वेरियस लीनियर पॉलीमर है और उनमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है बैकेलाइट मेलामाइन। बैकेलाइट हमारे जो प्रेशर कुकर्स होते हैं उसके जो हैंडल पे जो प्लास्टिक टाइप का सब्सटेंस दिखता है, जो कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है ना वो, तो वो होता है, वो बैकेलाइट होता है एक्चुअली में। जो वो होता है उसके पीछे जो लगा होता है वो बैकेलाइट होता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन आया है, वो है ऑन ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था अकरेंस के बेसिस पे, सेकंड हमने ये पढ़ लिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब जो थर्ड है वो है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की, उसमें रिएक्शन किस किस हिसाब से हो रही है, उस हिसाब से उसकी जो पॉलीमराइजेशन है उस हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। अब सबसे पहले है इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन और जो सेकंड है वो है कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं। द एडिशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल possessing double and triple bonds. Example formation of polyethene from ethene. तो इसका ना जब मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको तब आपको समझ में आएगा कि एडिशन पॉलीमर क्या है। एडिशन पॉलीमर ये जैसे कि मैंने इथीन लिया ना, इथीन को जब मैंने बहुत सारे इथीन ऐड कर दिए तो क्या बना, वो पॉलीथीन। तो एडिशन पॉलीमर यही है कि रिपीटेशन, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसी की फॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर करके हम उसको ऐड करके हम जो पॉलीमर बना रहे हैं। जो एग्जाम्पल ये है। अब जो है द एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमरिक स्पीसीज आर नोन एज होमोपोलीमर। और जो दूसरी मतलब कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर्स को ऐड करके बनेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कोपॉलीमर्स। तो एडिशन, बेसिकली एडिशन पॉलीमर क्या है ना, कि हम बहुत सारे मोनोमर्स को जो कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हैं उनकी हम रिपीटेड पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है होमो और एक है कोपॉलीमर, जिसको हम हेट्रो भी कह सकते हैं, कि उसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स ले रहे हैं हम। इसमें हम सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर ले रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, जो कि मैंने पहले भी दिया है आपको। ये टर्म अब बहुत फैमिलियर हो गया होगा। तो ये क्या है, पॉलीथीन। ये क्या है, मैथ इथेन। ये क्या हो गया, इसका हमने पॉलीमराइजेशन जब कराया तो ये क्या है, होमो पॉलीमर, मतलब कि सेम काइंड ऑफ पॉलीमर से बन रहा है। अब जब हम हेट्रोपॉलीमराइजेशन या कोपॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स आर टर्म्ड एज कोपॉलीमर्स। एग्जाम्पल ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। तो इसमें मैं क्या ले रही हूँ, दो अलग अलग मोनोमर ले रही हूँ। जैसे ये क्या मैंने लिया है 1,3-ब्यूटाडाइईन लिया, और ये मैंने क्या लिया, स्टाइरीन लिया। इन दोनों को जब मैं ऐड करा रही हूँ तो ये बन रहा है। अभी ये रिएक्शन कैसी है ना, ये रिएक्शन क्या है कि इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे आप ये देख सकते हो, और इस वाले से ये अटैच्ड है। बस सिर्फ इन इन रिएक्शंस में ना सिर्फ एडिशन हो रहा है। जैसे जब हमने पॉलीमराइजेशन की, मैंने पॉलीमर्स के आगे भी जब मैंने एडिपिक एसिड और वो हेक्साडाइमीन से बनाया था मैंने नाइलॉन 6,6, तो उसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, बस H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जा रहा था। तो सेम इसमें भी हम एडिशन कर दे रहे हैं। तो बट ये इसके एग्जाम्पल क्या है, ये है कंडेंसेशन पॉली, मतलब ये सॉरी ये क्या है, हाँ ये है एडिशन पॉलीमर, बट कोपॉलीमर है ये। कोपॉलीमर इसीलिए है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स यूज हो रहे हैं। और इससे पहले जो एडिशन पॉलीमर्स लिए थे मैंने, वो क्या थे, होमोपॉलीमर्स थे, उसमें सेम तरीके के पॉलीमर लिए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। अब जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं ये क्या है, द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमरिक यूनिट्स। अब जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है,
ये भी आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जो याद रख मतलब जो अब मैं अभी समझाऊंगी आपको। द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, एल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ये क्या है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल आ गया है। अब ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, और ये क्या है, एडिपिक एसिड। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने अपने मन से बिल्कुल नहीं डाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में है मैंने एज इट इज़ वही लिखे हैं। और ये एग्जाम्पल देखो बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। पॉलीमर्स बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये मेरे टाइम पे मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, क्योंकि मैंने इसको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने काफ़ी की डिटेल में पढ़ा इसको, उस पर रिसर्च की, तो तब मुझे ये चैप्टर इतना इजी है कि मतलब, और एनसीईआरटी में जो आपके 12th लेवल पे है, तो सबसे ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से ये चैप्टर है पॉलीमर्स, और इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स। पर हम उतना ध्यान नहीं देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे स्कूल टाइम पे तो मुझे स्कूल में ये पढ़ाया भी नहीं था, और उन्होंने बोल दिया था कि डायरेक्ट ये आप घर पे पढ़ लेना। बट उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। तो ये वही है, वही सेम एग्जांपल है कंडेंसेशन रिएक्शन का, बस इसमें क्या रिमूव क्या हुआ है वो देख लो। वो H2O रिमूव हो गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर से कर दिया हमने H2O रिमूव, और ये आ गया, और बाकी पूरा का पूरा ये सेम है, और यहाँ से हमने ये, और यहाँ से एक H रिमूव कर दिया था। तो ये एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर का। इसमें क्या होता है ना, जब टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल जो मोनोमर्स होते हैं, हम जब उनका रिएक्शन कराते हैं, इससे पहले एडिशन में वाले में क्या हो रहा था ना, सेम टाइप के थे, और जो एडिशन जो को पॉलीमर था उसमें क्या थे, तो डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट ले रहे थे, मोनोमरिक यूनिट ले रहे थे। ठीक है, मतलब वो उनका जो फंक्शनल था वो मोनोफंक्शनल ग्रुप थे, मतलब उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं थे। लेकिन जब हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट होती हैं। ठीक है, और इसमें जो एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि वाटर हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, HCl हो गया, ये जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये बहुत बार रिपीट हो गया, तो अब तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए ये। अब हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, सबसे पहले सोर्स के बेसिस पे, सेकंड हमने देखा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थर्ड हमने उसके पॉलीमराइजेशन पे भी देख लिया। अब जो फोर्थ है वो आ गया आपका मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, अब ये ब्यूनास, ये जो मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है, जल्दी से बताओ तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन किस में आता है? ये ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों बताओ। ये आता है एडिशन पॉलीमर्स में। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स में को पॉलीमर वाले के एग्जाम्पल हैं ये। तो क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम्स में ऐसे ही आएंगे कि एग्जाम्पल दे देंगे और वो पूछेंगे कि ये कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है मेरे हिसाब से। बस रिवाइज करना है इसको 2 या 3 बार, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, मतलब एग्जाम्पल्स याद करना है और तो क्या। तो अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। सबसे पहले वंडरवॉल फोर्स जो हमने पढ़े होते हैं कि इस तरीके से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये वीक होता है काफ़ी। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पॉलीमर्स। ठीक है, सबसे पहले अब इसका आगे इलास्टोमर्स। दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज। रबर हम सबको पता है रबर कैसा होता है, सॉलिड होता है बट इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ होता है। इन दिस पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब इस पॉलीमर में क्या होती हैं कि जो अब वो आराम से, अब देखो अगर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, तो वो बिल्कुल सॉलिडिफाई होगा, मतलब वो हिलेगा भी नहीं। इसमें क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक है, तो वो आराम से क्या होगा, मूव हो जाएगा। ये वैसे और किस चीज़ का एग्जांपल है रबर, ये है लो डेंसिटी वाले में जब हमने पढ़ा था, ये है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे मैंने एग्जांपल भी दिया था लिक्विड स्टेट सॉलिड का। तो ये क्या हो गया, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बना है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिक है। इसके एग्जांपल क्या है, ब्यूना एस, ब्यूना एंड, नियोप्रीन एक्सेट्रा। तो ये याद रखना। तो ब्यूना एस का एग्जांपल आपने पहले देख लिया था कोपॉलीमर्स में, पर नियोप्रीन मुझे लगा ये इसका मैं स्ट्रक्चर डाल दूँ
तो मैंने ये इसका स्ट्रक्चर डाल दिया है, नियोप्रिन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, CH2C, यहाँ पे Cl ऐड है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड CH2। अब हम फाइबर्स में आ जाते हैं। फाइबर्स आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। ठीक है, ये मॉड्यूलस जो है ये फिजिक्स का टर्म है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी वो। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है कि मतलब उसकी सहन करने की शक्ति, बेसिकली आप ये ले लो, ठीक है। दीज कैरेक्टर्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये थ्रेड लाइक होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनकी जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मॉड्यूलस मतलब ये इन दोनों का ऑन द होल आप ये समझ सकते हो कि ये बहुत मतलब बहुत मजबूत होते हैं ये, ठीक है। और इनका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह होता है। इसकी एग्जांपल है नाइलॉन 66, जो हम इतनी देर से पूरी वीडियो में, आई थिंक ये बहुत बार यूज़ हो गया। नाइलॉन 66 कैसे बनता है ये भी मुझे लगता है आपको टिल एंड आपको ये याद हो जाना चाहिए कि एन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड के जब हम एन मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये क्या बनाता है, नाइलॉन 66। पॉलिएस्टर, जिसको हम टाइरिलीन भी कहते हैं, एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, फाइबर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर से नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ये किसके ये कौन सा क्लासिफिकेशन चल रहा है, ये चल रहा है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है ये वो चल रहा है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक, और इसके बाद एक और टर्म आने वाला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों के जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा याद रखना, और ये एग्जाम्पल्स तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये क्या है कि ये तो या तो स्लाइटली लीनियर है, स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन है। तो ये क्या होते हैं ना, सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे, और जब हम इनको कूल करते हैं ना तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसके जो है नेक्स्ट पॉइंट है, जो द पॉलीमर पोजेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, ठीक है। इसका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीथीन, अब जो हम घरों पे पॉलीथीन लेते हैं, अगर आपने वो भी देखा होगा, कभी आग वाग जल रही है, अगर आप उसके पास लेके गए होगे तो वो सॉफ्ट 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 हो जाती है, उसको आग से दूर कर दो तो वो क्या हो जाती है, सॉलिडिफाइड हो जाती है। बच्चे बॉल, मैंने देखा था बॉल बनाते हुए, मतलब कांच जला के, तो ये हो जाता है। तो ये पॉलीस्टीरीन हो गया और पॉलीविनाइल एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये एनसीईआरटी के हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। जो नेक्स्ट है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, दीज आर क्रॉस लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंशन, क्रॉस लिंक मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। अब सबसे पहले तो इसमें क्या आया था, थर्मोप्लास्टिक आया था। वो क्या हो रहे थे, जब हम हीट कर रहे थे तो वो सॉफ्ट हो जा रहे थे, जब उनको कूल कर रहे थे तो वो फिर से हार्ड हो जा रहे थे। पर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अंडरगो एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन, ये जैसे मैंने बैकेलाइट आपको बताया, बैकेलाइट क्या होता है, ये उसके जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसके पीछे पे ये लगता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, हाँ थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, हीट करने पे हार्ड हो जाते हैं। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल है यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन्स एक्सेट्रा। ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं जो इसके बाद के जो टर्म्स हैं ना, इसके जो नेक्स्ट वाला है वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, जो भी हैं वो, उसमें अभी मैकेनिज्म के बेसिस पे जो पॉलीमर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन बचा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, उसको ज़रूर देख लीजिएगा इसके आगे के लिए।